जय हिंद साथियों, मैं रोहित स्टडी नॉलेज 86 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है वेव्स या तरंगे। तो वेव्स क्या होती हैं या तरंगे क्या होती हैं या आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी में इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे किस तरह के नए संभावित प्रश्न इससे बन सकते हैं, या किसी भी एग्जाम में एमपीपीएससी में, एमपीएसआई में, एसएससी में किस तरह के प्रश्न तरंगों या वेव से पूछे गए हैं, इन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वेव्स होती क्या है, यह कितने टाइप की होती हैं, इनकी आवृत्ति क्या है, इनकी तरंग दैर्घ्य क्या है, मैकेनिकल वेव क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है, इन्हें किस तरह हम याद रख सकते हैं। इन्हें याद रखने के लिए जो भी जब पॉसिबल ट्रिक होगी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेव या तरंगें क्या हैं? तो सबसे पहले वेव क्या है? तो वेव्स वेव्स एक प्रकार का डिस्टरबेंस है या विक्षोभ है जो किसी भी पार्टिकल का अपनी संतुलन की अवस्था से डिस्टरबेंस क्या कहलाता है? तरंगे कहलाता है। जैसे याद रखना, इसमें पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल। पार्टिकल मूव करते हैं लेकिन ट्रैवल नहीं करते। जैसे यदि मैं एक कोई रस्सी लूँ और उसे एक बॉल से बांध दूँ और उसमें एक झटका दूँ तो एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा या एक बॉम्ब उत्पन्न होगा और ये बॉम्ब आगे बढ़ता जाएगा और दीवार से जाकर टकराएगा। तो यह क्या कहलाएगा? यह क्या है? एक वेव है। तो आपको याद रखना है कि वेव में पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं या हिलते हैं या दोलन करते हैं। इसमें इनका मूवमेंट नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए इसी रस्सी में यदि मैं कोई ब्लैक कलर का टेप या रेड कलर का टेप लगा दूं और फिर इसमें एक झटका मारूं तो क्या टेप अपनी जगह से उठकर दीवार के पास चला गया? नहीं, टेप अपनी ही जगह है। लेकिन उसका मूवमेंट कैसा हुआ? उसका मूवमेंट क्या हुआ? वर्टिकल से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो वेव्स क्या है? वेव्स एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। तो फिर मूवमेंट किसका होता है? तो एक्चुअल में जो ट्रैवल होता है वह ऊर्जा या एनर्जी ट्रैवल करती है, या कुछ बुकों में मिलेगा आपको मोमेंटम ट्रैवल करता है। तो वेव क्या है? वेव क्या है? वेव के द्वारा क्या है? ऊर्जा ही एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होती है? स्थानांतरित होती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट होता है। तो वेव की स्पीड और पार्टिकल की स्पीड दोनों क्या होगी? अलग अलग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेव कितने प्रकार की होती है? वेव मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अब ये मैकेनिकल वेव क्या है या नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, तो आइए हम इसको जानते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या है और नॉन मैकेनिकल वेव क्या है। मैकेनिकल वेव जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जिसके ट्रैवल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाती है? मैकेनिकल वेव कहलाती है। माध्यम से मेरा मतलब है ठोस, द्रव और गैस। इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे मैं मैकेनिकल वेव का उदाहरण दूं तो सबसे अच्छा मैकेनिकल वेव का उदाहरण क्या होता है? साउंड। साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। आपको ध्यान रखना है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है। तो क्यों साउंड में मैकेनिकल वेव है? साउंड तभी उत्पन्न हो सकता है जैसे यदि हम बोल रहे हैं तो वह आवाज़ आप तक पहुंच रही है, उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता है, एयर की आवश्यकता है। इसलिए हमें अंतरिक्ष में साउंड नहीं सुनाई देती, क्योंकि साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। जिसके लिए माध्यम या मीडियम की आवश्यकता होती है वह कौन सी वेव कहलाती है? मैकेनिकल वेव कहलाती है। नॉन मैकेनिकल वेव जिसके लिए माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वह सभी क्या होती हैं? नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव निर्वात या वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की एनर्जी निर्वात में भी ट्रेवल करती है और पृथ्वी तक पहुंचती है। विकिरण या रेडिएशन, ये सब क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम ही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपको ध्यान रखना है। अवरक्त तरंगे, एक्स किरणें, ये सब क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव के ही क्या है? उदाहरण है। तो
मैकेनिकल वेव क्या होता है, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसकी मीडियम की आवश्यकता होगी। वो मीडियम क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है। और जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है वह क्या होंगी, नॉन मैकेनिकल वेव होंगी। तो यह तरंगों का क्लासिफिकेशन मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। वेव कितने टाइप की होती है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या है या लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। देखिए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल से कोई लेना देना नहीं है, एक अलग ही तरह का क्लासिफिकेशन है। लेकिन फिर भी जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में दिया गया है कि जैसे किरण की बुक में या अन्य बुकों में दिया गया है कि मैकेनिकल वेव का ही क्या है, टाइप है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। जबकि यदि आप 11 12 की बुक में और बाकी बुकों में देखेंगे तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्लासिफिकेशन अलग से किया गया है। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के आधार पर वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है और लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे जानेंगे कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी वेव है जो ना तो मैकेनिकल होती है और नॉन मैकेनिकल होती है। तो वह वेव कौन सी है, वह वेव है मैटर वेव। तो आपको याद रखना है, मैटर वेव जो होती है वो ना तो मैकेनिकल होती है और ना नॉन मैकेनिकल होती है। मैटर वेव के बारे में आपने सुना होगा, या ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल वेव। तो आपने सुना होगा कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वह एक वेव की तरह भी व्यवहार करता है क्वांटम फिजिक्स में। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी वेव ना तो मैकेनिकल होती है ना नॉन मैकेनिकल होती है, तो वह वेव है मैटर वेव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जान चुके हैं कि यांत्रिकी तरंगे क्या होती हैं। वे तरंगे जो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरित होती हैं या इनके संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यह क्या कहलाती है, यांत्रिक तरंग। अब यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन आपको याद रखना है ये दोनों ही डिवाइडेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के आधार पर किए गए हैं कि पार्टिकल के वाइब्रेशन के आधार पर वेव कितनी टाइप की होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनका क्लासिफिकेशन अलग है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो, तो ऐसी तरंगे क्या कहलाती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। आप इससे क्या समझे कि ट्रांसवर्स तरंगे कैसी होंगे, मान के चलिए ये वेव गमन कर रही है, तो ट्रांसवर्स तरंगे कैसी तरंगे होंगी, उनका गमन कैसा होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये क्या होंगी, ट्रांसवर्स वेव होंगी। मतलब तरंग गति की दिशा के लंबवत क्या होंगी, पार्टिकल का क्या होगा, मूवमेंट होगा। पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, उनका क्या होता है, मूवमेंट होता है। आप यह जान चुके हैं। तो इस प्रकार की तरंगों को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे हमें पता है कि प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं, है ना, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट क्या होता है, वह क्या होता है, तरंग गति की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो यह ठोस, तो अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ कहाँ गमन कर सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे ठोस माध्यम में और द्रव की केवल ऊपरी सतह पर ही गमन कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। अब ऐसा क्यों कि अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स तरंगे केवल ठोस माध्यम और द्रव की केवल ऊपरी सतह पर ही गमन कर सकती हैं। तो याद रखिए कि इसके लिए एक बहुत जरूरी है कि अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ गमन करेंगी, जहां पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, वहीं पर क्या होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी किस में होती है, ठोस में होती है और द्रव की ऊपरी सतह में होती है। आपने सुना होगा द्रव की ऊपरी सतह में क्या होता है, हम पढ़ते हैं सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव होता है। तो द्रव की ऊपरी सतह कैसा व्यवहार करती है,
इलास्टिसिटी का व्यवहार करती है। इसलिए द्रव की ऊपरी सतह पर क्या हो सकती है, अनुप्रस्थ तरंगें हो सकती हैं, और ठोस में क्या गमन करेंगी, अनुप्रस्थ तरंगें गमन करेंगी। और गैस में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए यह गैस में गमन नहीं कर सकती। तो अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ गमन कर सकती हैं, ये आप समझ गए। अनुप्रस्थ तरंगें ठोस तथा द्रव की केवल ऊपरी सतह पे ही संचरित हो सकती। इस एक पॉइंट से आप लगा सकते हैं कि कौन सी तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होंगी या नहीं। तो द्रवों के भीतर एवं गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं होती। अनुप्रस्थ तरंगें क्रस्ट और ट्रफ के रूप में, मतलब शीर्ष और गर्त के रूप में संचरित होती हैं। तो मतलब ये जब ऊपर जाएंगी तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, और जब नीचे आएंगी तो नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, गर्त या थ्रो या ट्रफ। तो आपको याद रखना है यह कैसे गमन करती हैं, क्रस्ट और ट्रफ के रूप में गमन करती है। कौन सी तरंगें शीर्ष और गर्त के रूप में संचरित होती है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। तो कौन सी तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस माध्यम और द्रव की ऊपरी सतह पर ही क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं। जैसे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो क्या होंगी, एक प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगे ही होंगी। अब वैसे कैसे अनुप्रस्थ तरंगे होंगी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके लिए आपको बताऊं, जैसे ये वेव का मोशन ये है। अब इलेक्ट्रिक वेव कैसे होगी, इसके लंबवत होगी। अगर वेव का मोशन एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक वेव का क्या होगा, वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक वेव का मोशन कैसा होगा, जेड एक्सिस में। तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगें ही हैं। आप समझ चुके हैं कि मैकेनिकल वेव क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्ध्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश हो तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। मतलब आप क्या समझे कि जो तरंग गति की दिशा होगी वही कणों के मूवमेंट की भी दिशा होगी। मतलब यह दिशा किसके इसके समांतर होगी। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कण तरंग गति की दिशा के समांतर यदि पार्टिकल की दिशा है तो वह कौन सी तरंगे होंगी, अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर हो या उसके अनुदिश हो तो वह तरंगे कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्या, साउंड। साउंड कैसी तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसे बढ़ती हैं, तो इनमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है और रेयरफैक्शन होता है। मतलब कोई भी चीज पहले सुखड़ी फिर फैली, सुखड़ी फिर फैली, संकुचन हुआ फिर उसमें फैलाव हुआ, संकुचन हुआ इसमें फैलाव हुआ। ये सारी वेव्स कैसे हैं, इसी तरह क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। तो आपको याद रखना है कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, इनकी दिशा तरंग गति की दिशा के समांतर होती है। तो ऐसी तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जैसे ध्वनि तरंग है। तो अब आपको यह प्रश्न आ सकता है कि यार इसमें पार्टिकल भी तो ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसमें पार्टिकल ट्रेवल कभी नहीं करेंगे, पार्टिकल का सिर्फ मूवमेंट होगा। मतलब पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करके अपनी संतुलन स्थिति में वापस आ जाएगा, दूसरे कण को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, फिर दूसरा कण तीसरे कण को ट्रांसफर कर देगा और अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा, फिर तीसरा कण चौथे कण को ट्रांसफर करेगा। इसी प्रकार एनर्जी क्या होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी। तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, आप समझ गए। तो वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये सब किसके उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंगों की ही उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी बढ़ती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, या आप बोल सकते हैं कंप्रेशन और एक्सपेंशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन के फॉर्म में। तो आप समझ चुके हैं मैकेनिकल वेव क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिकी तरंगे क्या होती, तो जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और वह निर्वात में भी गति कर सकती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। ये हम पहले जान चुके हैं। नॉन मैकेनिकल वेव का एक अन्य नाम ही है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। और अवरक्त तरंगे, एक्स तरंगे, ये सब क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव हैं। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल
कर सकती हैं। तो इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो आगे हम सब चीज़ों को जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे किसको क्या बोलते हैं और इसके लिए क्या क्या टर्म और क्या आपसे पूछा जाता है, तो हम एक एक टर्म को अच्छे से जानेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, तो या कंपन की कला क्या होती है। तो कंपन करते हुए किसी कण का किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा में को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर उस कण का क्या बोलते हैं, फेज ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं, कंपन करने की कला बोलते हैं। फिर से देखिए कि कंपन या फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, कंपन करते हुए किसी कण का किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि से निरूपित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फेज ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। अब एम्पलीट्यूड या ये कई बार पेपर में पूछा गया है, एम्पलीट्यूड या आयाम क्या होता है। तो दोलन करने वाली किसी वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन ही क्या होता है, आयाम होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी पार्टिकल की माध्य स्थिति क्या है, ये वाली लाइन, ये क्या है, किसी पार्टिकल की माध्य स्थिति है। तो इस स्थिति से इस क्रस्ट तक क्या होगा, आयाम होगा, इसका महत्तम मान, है ना। तो आपको याद रखना है आयाम क्या होता है, दोलन करने वाली किसी भी पार्टिकल का या कोई भी क्वांटिटी का अपनी माध्य स्थिति से महत्तम मान ही क्या कहलाता है, आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का जितना ज्यादा आयाम या एम्पलीट्यूड होगा, मतलब वो जितनी ज्यादा ऊपर उठेगी, उसकी ऊर्जा या एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। आपको ध्यान रखना है। जैसे सुनामी आप देख सकते हैं, सुनामी की लहर कितनी ऊंची रहती है तो उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के, कि यदि फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा भी कम होगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या हो जाएगा, E बराबर एच एफ, इसे ही क्या बोलते हैं हम, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं एच को। इसका मान कितना होता है, प्लांक कांस्टेंट का मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34। तो आप जान चुके हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है n लेमडा। तो आपको याद रखना है कि n क्या है, यहाँ आवृत्ति है। तो तरंग दैर्घ्य हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/n, यानी आवृत्ति के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि आवृत्ति का मान बढ़ाऊंगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम होगी, और तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाऊंगा तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, या तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा तो आवृत्ति का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपको आगे चीजों को याद करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। अब आप सब जान चुके हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब देखते हैं तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो तरंग दैर्घ्य किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर एक तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मतलब एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की दूरी, आप ऐसा समझ सकते क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य कहलाएगी सरल शब्दों में। तो अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंगों या क्रस्ट या दो क्रमागत गर्त या दो गर्तों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहलाती है। अब आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल एक पूर्ण तरंग का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसके क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। मतलब कोई भी कण अपनी माध्य स्थिति से कंपन करना चालू कर रहा है और फिर से अपनी माध्य स्थिति में जहां वापस आए तो वह पूरा समय क्या कहलाएगा, एक आवर्तकाल कहलाएगा। आवृत्ति क्या होती है, एक पूर्ण तरंग का कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकेंड में जितनी बार कंपन करता है उसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। मतलब कि आवृत्ति मतलब क्या होता है, बारंबारता, कोई चीज बार बार रिपीट होना। मतलब कि जैसे कोई भी कण
एक सेकेंड में कितनी बार क्या किया, कंपन किया। मान के चलिए ये कोई कण था, इसने एक सेकेंड में क्या किया, 10 बार कंपन किया। तो 10 क्या हो जाएगी, 10 हर्ट्ज इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, आपको ध्यान रखना है। आवृत्ति क्या हुई, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन या बारंबारता। तो हमने क्या देखा, आयाम एम्पलीट्यूड क्या होता है, माध्य स्थिति से किसी भी पार्टिकल का महत्तम मान क्या होता है, आयाम या एम्पलीट्यूड होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य दो कृष्ठों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी। या हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर एक तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। या दो कृष्ठों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। अब आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल मतलब एक कण एक पूरा कंपन करने में जितना समय लेगा, मतलब एक अपनी माध्य स्थिति से उसने कंपन चालू कर किया और पुनः माध्य स्थिति में आया, उसका जो समय होगा वह क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई कण यहां से चालू हुआ और पुनः अपनी माध्य स्थिति में आया, तो ये क्या कहलाया, उसका क्या कहलाया, आवर्तकाल कहलाया। तो आवृत्तीय फ्रिक्वेंसी क्या होती है, आवृत्तीय फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता, कि एक सेकंड में एक कण ने कितनी बार क्या किया, कंपन किया। जैसे एक सेकंड में कोई कण क्या करता है, 10 बार कंपन करता है, तो ये क्या कहलाएगी, 10 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति कहलाएगी। 15 बार करता है तो 15 हर्ट्ज कहलाएगी। तो ये उसकी आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/आवर्तकाल, n बराबर 1/t। तो आपको यह ध्यान रखना है। अब सभी प्रकार की वेग या तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के बीच में संबंध मैं आपको बता चुका हूं। v बराबर क्या होता है, n लेमडा, जहां n क्या है, आवृत्ति, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य। यहीं से हमें पता चलता है कि, है ना, एनर्जी, आप इसको एक प्रकार से वेग, स्पीड ऑफ वेग जो बोल रहे हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, कि यदि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ऊर्जा क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। और आवृत्ति और ऊर्जा के बीच में कैसा संबंध होता है, यदि मैं इसको कांस्टेंट रखूं, उस तरफ ले जाऊं, तो लेमडा बराबर क्या होता है, 1/n, ये बोल सकता हूं। मतलब आवृत्ति बढ़ाने पर तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम होगी, और तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर आवृत्ति कम होगी। तो अब वेव मोशन या तरंग गति ये क्या है, तो जैसे इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम किसी तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। तो यह एग्जांपल कई बार पूछा गया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं जो तरंगे और वेव्स उत्पन्न होती हैं, तो वह दोनों तरह का एग्जाम्पल है। अनुप्रस्थ तरंगे भी उत्पन्न होती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। तो वह एग्जाम्पल किस तरह प्रकार का है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का भी है और ट्रांसवर्स वेव का भी एग्जाम्पल है। तो आप जो तरंगे सतह पर उत्पन्न होंगी, हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये चीज बढ़ती जाती है जब हम कोई पत्थर यहाँ पर डालते हैं। तो क्या होता है कि ये उभार वाला पार्ट, मतलब पार्टिकल क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे भी मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि पानी की सतह पर कौन सी तरंग उत्पन्न होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होगी, क्योंकि पानी की सतह इलास्टिसिटी की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। लेकिन पानी के अंदर क्या होंगे, पार्टिकल क्या करते हैं, ऊर्जा का ट्रांसफर भी करते हैं, पैरेलल भी बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि कभी क्वेश्चन ऐसा है कि किसी तालाब या नदी के अंदर कोई बम विस्फोट किया जाए तो उसके कारण जो तरंगे उत्पन्न होंगी, तो पानी के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं कौन सी होती हैं, आपको ध्यान रखना, वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो तालाब में पत्थर फेंकना, इसे बोलते हैं रिपल ऑफ वाटर, ये रिपल ऑफ वाटर करके पूछा जाता है। तो तालाब में पत्थर फेंकना या रिपल ऑफ वाटर किसका एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना, दोनों तरह की तरंगों का एग्जाम्पल, अनुप्रस्थ तरंगों का भी, अनुदैर्घ्य तरंगों का। तो तालाब में पत्थर फेंकने पर तालाब की सतह पर उत्पन्न तरंगे कौन सी होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे। जबकि यदि उसके अंदर भी कण क्या होते हैं, उसके लंबवत बढ़ते हैं, तो वह कौन सी तरंगे होंगी, अनुदैर्घ्य तरंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना है कि उसमें लिखा क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वह पूछना क्या चाह रहा है। तो रिपल ऑफ वाटर दोनों तरह की ही तरंगों का एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तरंग वेव मोशन क्या होता है कि तरंग गति एक विक्षोभ है, हम जानते हैं, एक डिस्टरबेंस है। जब तालाब में हम पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पत्थर के
गिरने के स्थान पर डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है जो तरंगों के रूप में जल के चारों ओर फैल जाता है। यह विक्षोभ तरंगों के रूप में आगे बढ़ने लगता है जबकि माध्यम के कण यानी जल के कण अपने स्थान पर तरंग गति की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार विक्षोभ के आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तरंग गति कहलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम याद करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पेपर में पूछी जाती है उसके खोजकर्ता कौन है ना, उसका तरंग दैर्घ्य परिसर मतलब तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ रेंज कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, एग्जाम में ये पूछी जाती है। सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग दैर्घ्य, सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग दैर्घ्य आपको इस सारणी से ही पता चलेगी किसका उपयोग किस में किया जाता है। तो आपको ये अच्छे से देखना, आप इसको याद करने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है ना। गाय परी देखे आवारा छोटा बड़ा, गाय परी देखे आवारा छोटा बड़ा आपको याद होगी कैसे? गाय गामा और एक्सरे, परी से पराबैंगनी किरण, देखे से दृश्य तरंग है, आवारा से अवरक्त तरंग है, छोटा मतलब लघु विकिरण और बड़ा मतलब दीर्घ रेडियो तरंग है। मतलब शॉर्ट रेडियो वेव है और ये लॉन्ग रेडियो वेव है। तो गाय परी देखे आवारा छोटा बड़ा, ये सीक्वेंस याद करने के लिए। अब आपको इससे याद कैसे होगा? जैसा आप देख सकते हैं गामा, गाय से गा से गामा, गामा किरणों की खोज किसने की थी? बैकरल ने की थी। अब इसके खोज करता मैं अभी आपको याद करवाऊंगा बहुत ही अच्छे से। अब इसकी रेंज कितनी, तरंग दैर्घ्य या तरंग परिसर कितना होगा? 10 की घात -14 से 10 की घात -10 तक। आपको बस पहला याद रखना, उसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसका फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 10 की घात 20 से 10 की घात 18। देखिए गामा तरंगों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो गामा तरंगों की क्या होगी? तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ रेंज सबसे कम होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होता है? लेमडा बराबर 1/n होता है। मतलब यदि आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? वेवलेंथ कम हो जाएगी। जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। तो पेपर में आपको ये 4 प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सर्वाधिक, और इसी में से 4 ऑप्शन देगा। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। ये क्या है? आवृत्ति मतलब अधिक आवृत्ति से कम आवृत्ति की ओर ये सारणी है ना। पहले सर्वाधिक आवृत्ति, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। तो आपको ध्यान रखना है गाय परी देखे आवारा छोटा बड़ा। और तरंग दैर्घ्य क्या है? पहले सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर सबसे अधिक, फिर सब। आप एक याद कर लीजिए, आपको बाकी चीजें याद हो जाएंगी। तो गामा किरण 10 की घात 20 से 10 की घात 18। एक्सरे रॉयंटजन ने खोज की थी, है ना। इन्हें क्या मिला था? फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रॉयंटजन को। आपको ध्यान रखना, फिजिक्स का पहला नोबेल किसको मिला था? रॉयंटजन को। तो एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? रॉयंटजन ने की थी, है ना। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 10 की घात -10 से 10 की घात -8 और 10 की घात 18 से 10 की घात 16। देखो आपको कुछ नहीं करना, 10 की घात 20 से 10 की घात 18, फिर 18 को उठाना है, 18 से 16, फिर 16 से 14, फिर 14 से 12, फिर 12 से 10, 2 जिससे एंड होगा उसी से चालू करके 2 कम करना है। 20 से 18, फिर 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, 10 से 8 और लास्ट वाला बस याद रखना है 6 से 4। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम होती है, 10 की घात 6 से 10 की घात 4। ऐसे इसी प्रकार इसमें याद करना है 10 की घात -14 से 10 की घात -10, फिर 10 की घात -10 से 10 की घात -8, फिर 10 की घात -8 से यहाँ थोड़ा सा याद रखना है 10 की घात -7। पराबैंगनी किरणें क्या होंगी? 10 की घात -8 से 10 की घात -7। फिर दृश्य तरंगें क्या होंगी? इसे याद कर लीजिए 3.9 गुणे 10 की घात -7 से 7.8 गुणे 10 की घात -3। दृश्य तरंगें मतलब जो हमें दृष्टिगोचर होती हैं, जो हम जो भी देख रहे हैं अपनी रेटिना से, आंखों से, वह दृश्य तरंगों के कारण ही क्या है? पॉसिबल है। तो दृश्य तरंगों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। पराबैंगनी तरंगों की किसने की थी? रिटर ने। तो 10 की घात 14 से 10 की घात 12 क्या होगी? दृश्य तरंगों की क्या होगी? आवृत्ति होगी। अब देखिए गामा तरंगों की यूज, इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया और रेडियो धर्मिता में किया जाता है। अब एक्स किरणों का प्रयोग आपको पता है एक्सरे करने के लिए, हड्डियों का एक्सरे करने के लिए तो चिकित्सा क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस में किया जाता है? सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में।
और बैक्टीरिया को नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का। दृश्य तरंगों की खोज न्यूटन ने की थी, है ना। 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻³ मीटर तक इसकी क्या होती है? रेंज होती है, वेवलेंथ रेंज। 10⁻14 से 10⁻12 क्या होती है? इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। और इसमें हमें क्या होती हैं? वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, दृश्य तरंगे, है ना। अवरक्त तरंगे क्या होती हैं? अवरक्त तरंगों की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी। तो 10⁻³ से क्या होगी? 1 मीटर तक। और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 10⁻12 से 10⁻10 तक, है ना। देखिए, अवरक्त तरंगों का प्रयोग कई बार पेपर में आया है कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए और टीवी रिमोट कंट्रोल में। आपको याद रखना, इंफ्रारेड आपने पढ़े, वो अवरक्त तरंगे ही होती है। इसका इंग्लिश नाम क्या है? इंफ्रारेड। कि टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगों का विकिरण का यूज किया जाता है? तो इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अब लघु तरंगे, है ना, इसकी खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी, है ना। इसकी क्या है? 10⁻10 से 10⁻9 और फ्रिक्वेंसी क्या है? 10⁻10 से 10⁻8, है ना। रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर दीर्घ रेडियो तरंगे, इसकी खोज किसने की थी? मार्कोनी ने, है ना। इसकी रेंज क्या है? 1 मीटर से 10⁻4 तक और 10⁻6 से 10⁻4 तक इसकी क्या है? फ्रिक्वेंसी है। रेडियो टेलीविजन में इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, लघु और दीर्घ। गाय परी देखे आवारा छोटा बड़ा, गाय परी देखे आवारा छोटा बड़ा, इसको याद करने की ट्रिक। फिर इसकी फ्रिक्वेंसी 10⁻20 से 10⁻18, एक याद रखना है, गामा तरंगों की सबसे ज़्यादा होती। फिर बस 2 कम करते जाइए, 18 से 16। आपको यदि सीक्वेंस याद है तो आसानी से याद हो जाएगा। और तरंग दैर्घ्य आपको याद रखना है 10⁻14 10⁻10, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तो यह क्या है? पहले सर्वाधिक आवृत्ति, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो आपको ये सारणी उम्मीद है कि अच्छे से याद हो गई होगी। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न किरणें और उनके खोजकर्ता को याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक। सिर्फ 30 सेकेंड में याद कर सकते हैं, लेकिन वो सारणी आपको याद करना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कैसे याद करेंगे? लहर गांव के एक राजा अहमद को परी के दर्शन हुए। तो लहर, ला से लघु तरंगे और हर से हर्ट्ज। गांव, गा से गामा तरंगे और बा से बैकुरल। एक राजा, एक्सरे तरंगे और रोइंटजन। अहमद, मतलब अहमद में अह से क्या है? अवरक्त तरंगे हर्शेल और मद से मार्कोनी क्या है? दीर्घ तरंगे। परी से पराबैंगनी तरंगे, री से रिटर। दर्शन हुए, दर्शन से दृश्य तरंगे क्या होगा? न्यूटन। आपको याद रखना, ये न्यूटन नहीं है, गलत लिख गया है, ये क्या है? न्यूटन है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।